हेलो एवरीवन दोस्तों, तो आपके लिए आपको पता है एमपीपीएससी 2020 की जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने हो चुकी है और आपका एग्जाम जो है कब होगा 11 अप्रैल को होगा। यानी आज से हम मान के चलें तो आपके पास करेक्ट 100 दिन बचे हैं। आपके पास कितने बचे हैं? करेक्ट 100 दिन बचे हैं। अब 100 दिन की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह आपको तैयारी करनी चाहिए कि आपका एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आप नंबर ला सको, कौन से विषय को ज्यादा पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना चाहिए और किसी सब्जेक्ट को ज्यादा क्यों पढ़ें, आखिरकार क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्योंकि सिलेबस आपका चेंज हो चुका है। क्या प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनके अनुसार पेपर आएगा या फिर दोस्तों न्यू सिलेबस के अनुसार पेपर आएगा? तो ये जो सारे डाउट हैं, इन डाउट्स को सभी को क्लियर किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आपके सामने डाउट यही है कि एमपीपीएससी जो 2020 है इसकी तैयारी कैसे करना है, तो ये आपको बताया जाएगा। 100 दिन की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये आपको बताया जाएगा। किस विषय पर सबसे ज्यादा फोकस करें कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग कर सकें, ये तो आपको खुद को ही पता है। आप कहोगे सर मध्य प्रदेश पे सबसे ज्यादा फोकस है करना है, तो हाँ सही बात है। किस विषय को कितना समय दिया जाए, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा डाउट ये है क्या 100 दिन में पूरी तैयारी हो सकती है, तो इन सभी के आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो सबसे पहले इसी टॉपिक पे उठाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल अभी शुरुआत आप कर रहे हो, तो शुरुआत आप कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए 100 दिन में ऐसा कोई रामबाण नहीं है जिसमें आप पूरे सब्जेक्ट पढ़ लो। परंतु यदि आप कोई भी कोचिंग की 2 से 3 महीने वाला जो कोर्स लेते हो तो उसमें कुछ ना कुछ सीखोगे। और ये एक ऐसा समय है, 100 दिन का डर समय है। यदि अपन अपने दिमाग को डरा के रखें कि इन 100 दिनों में ही मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो आप इतनी जानकारी 100 दिनों में सीखोगे जितनी आप 200 दिनों में नहीं सीख पाओगे। इसलिए सबसे बड़ी बात है आप नॉलेज के लिए पढ़ाई कीजिए। होगा नहीं होगा ये बाद का मैटर है। आप तो कोई भी 3 महीने का कोर्स ले लीजिए और उसकी तैयारी कीजिए। जो शुरुआत से कर रहे हैं मैं उनको कह रहा हूं, और जो तैयारी कर रहे हैं लगातार वो आराम से 100 दिन में तैयारी कर सकते हैं। किस विषय को कितने समय दें तो मैं आपको बता देता हूं कि आप आज से ही अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। ठीक है, आज से ही मतलब कल सुबह मैं इतने बजे उठूंगा, इस विषय पे को मैं इतना ध्यान दूंगा। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से आपको पता है 30 से 35 क्वेश्चन कंफर्म आने हैं। तो जो 100% यानी आप 10 घंटे यदि पढ़ते हो तो 3 से 4 घंटे आपको किसको देने हैं? मध्य प्रदेश को देने हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ये जो सब्जेक्ट हैं इन सब्जेक्ट को यदि आप याद कर लेते हो तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनेंगे। परंतु ज्योग्राफी सब्जेक्ट हुआ, साइंस सब्जेक्ट हुआ, इनको याद करने के बावजूद भी इनके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो ये आप फोकस कीजिए कि आपको कौन से विषय पे कितना क्या और कैसे ध्यान देना है, ये भी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पूरी तरह। ठीक है, तो इतना थोड़ा थोड़ा सभी को समझ में आया होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये पूरा आपको पूरे दिन भर की स्ट्रेटजी बनाना है। ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश को पढ़ना है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसको पढ़ना है, किस विषय पर फोकस करें? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में आपने देखा था दोस्तों, क्या देखा था, 2019 का जो एग्जाम हुआ था ना उसमें 10 से 12 क्वेश्चन मात्र मध्य प्रदेश के इतिहास से पूछे थे। मध्य प्रदेश के इतिहास से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे थे। और देखिए दोस्तों, जो मालवा का परमार वंश है ना, मालवा का परमार वंश, उससे संबंधित ही 2 से 3 क्वेश्चन आ गए थे। जैसे त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया? राजा भोज ने, ये क्वेश्चन आ गया था। साथ ही साथ मालवा के परमारों की हमें जानकारी कहां से मिलती है? मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पद्मगुप्त की नवसार सांचरित और उदयपुरा प्रशस्ति, ये 3 ऑप्शन थे तो ये सभी हो जाएगा। यानी मालवा के परमार से 2 क्वेश्चन तो यही हो गए मात्र एक वंश से। और मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे मध्य प्रदेश की जनजाति से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया था, इधर जनजाति लिख दी थी और सामने उपजाति। ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको सही कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। फिर भी मैं गारंटी लेता हूं यदि आप हमारे द्वारा वीडियो देखते हो तो इस टॉपिक को भी बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, अब दोस्तों ये देख लेते हैं थोड़ा कि अब देखिए सबसे बड़ा टॉपिक आपके सामने डाउट ये है कि जो सर हम तैयारी करें प्रीवियस ईयर के पेपर के अनुसार करें या फिर जो न्यू सिलेबस आया है उसके अनुसार करें। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि जो पेपर है वो कैसा आएगा। हो सकता है कि प्रीवियस ईयर के अनुसार ही पेपर आ जाए और हो सकता है कि न्यू सिलेबस के अनुसार बिल्कुल अलग आपको देखने को मिले। फिर भी आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर में देखिए दोस्तों, 2016 में आप देखोगे तो 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2017 में 12 क्वेश्चन, 2018 में 30 क्वेश्चन और 2019 जो हुआ था 30 से 35 क्वेश्चन
पूछे गए थे मात्र मध्य प्रदेश से, यानी 35% आपका जो कवर है वो मध्य प्रदेश कर रहा है। 30 से 35 मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि और कहीं जो कुछ मध्य प्रदेश की पॉलिटी के करंट में आ गए थे मध्य प्रदेश के, तो इस तरह क्वेश्चन हो जाएंगे। विज्ञान के 6 से 7, भूगोल के 6 से 7, खेलों के 6 से 7। खेलों में जैसे मुस्कान किरार इनमें से किस खेल से संबंधित है, आपको अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार के ईयर लिख दिए, पूछा गया कि इनमें से कौन सा सही है। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, एक कमेटी पूछ ली थी, जीवी के राव समिति, ऐसा कुछ कमेटी थी, वो क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो आप देखिए मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और पंचायती राज और त्रिस्तरीय। पंचायती राज क्लियर क्वेश्चन पूछ लिया था कौन से भाग में है, तो भाग 9। ये देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश का भी हो गया। साथ ही साथ ये 243 के से संबंधित यानी चुनावों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया था। साथ ही साथ पूछ लिया गया था कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जो है इनमें से कौन मुख्य आयुक्त नहीं रहे। तो जो टोटल 6 मुख्य आयुक्त थे ये अपन को याद करने हैं क्रम से। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें पूछी गई, यानी आपकी पूरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मध्य प्रदेश को लेके चलनी चाहिए। और आप एक कोई अपना टीचर चुन लीजिए या फिर कोई अपनी कोचिंग चुन लीजिए या फिर अपनी तरफ से तैयारी कीजिए। एक तो बुक रखिए मध्य प्रदेश की, देखिए बुक एक ही रखिए, 50 बुकों के चक्कर में रहोगे तो जो 30 में से आप 28 क्वेश्चन सही कर रहे होंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। अपना फोकस होना चाहिए सबसे पहले तो आसान आसान क्वेश्चन, किसी भी हालत में गलत नहीं हो। उसके बाद स्ट्रेटजी अपनी होनी चाहिए कि अपन थोड़े कठिन क्वेश्चन को भी संग में करेंगे, जिससे जो स्टूडेंट उन क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा वो हमको करने हैं। और वो हमको करने के लिए आपकी 100 दिन की आज से ही स्ट्रेटजी चालू कर देना। टाइम टेबल बना के 30% यानी 10 घंटे पढ़ते हो तो 3 घंटे मध्य प्रदेश, हिस्ट्री, पॉलिटी, कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट हुआ, इनमें यदि आप ये डाटा कवर करते हो तो 50% प्लस जो कवर है आपके नंबर कवर हो जाएंगे यदि आप पढ़ते हो तो। इसके अलावा ज्योग्राफी को भी पढ़िए, जैसे ज्योग्राफी में भारत और भारत के आसपास के जो देश हैं, कौन सा राज्य किस देश को छूता है, इनसे एक क्वेश्चन कंफर्म बनना है। तो ये अपन को पता है। ये जैसे प्रीवियस ईयर में आप एनालिसिस खुद कीजिए कि इस टॉपिक से संबंधित ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है, तो ऐसा आएगा। साइंस से संबंधित क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किससे ज्यादा पूछा जाता है, हंसने वाली गैस कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कौन सी गैस से क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन भी बनने की संभावना रहती है। तो ये भी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब और देखिए दोस्तों, करंट अफेयर से 5 से करंट अफेयर में ये देखिए कि किस टॉपिक से ज्यादा करंट अफेयर आया है, किस टॉपिक से। जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त पे कौन से मुख्य अतिथि आए, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, या फिर खेलों से संबंधित आ रहा है, या जिन व्यक्तियों की हाल ही में मृत्यु हो गई है ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या आ रहा है करंट अफेयर से संबंधित, ये देखिए। संविधान से संबंधित क्या क्वेश्चन आ रहा है, जैसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्य पूछ लिए थे, आर्टिकल 149 से संबंधित पूछ लिए थे। भाग 9 पूछ लिया था, पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित हो जाएगा। साथ ही साथ संपत्ति के अधिकार को हमने किस संविधान संशोधन के तहत हटाया, ये पूछ लिया था, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो ऐसे भी क्वेश्चन संविधान से संबंधित आ रहे हैं। कंप्यूटर से संबंधित कुछ क्वेश्चन कठिन पूछे गए, कुछ क्वेश्चन आसानी से आपके हो जाएंगे। पुरस्कारों से संबंधित भी क्वेश्चन आ गए थे, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आ गए थे। तो ये भी आपके थोड़े थोड़े आपको डाटा कवर करना है। ये क्वेश्चन इस बार आने ही नहीं है तो टेंशन खत्म हो गई। इतिहास से संबंधित भी, जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस ईयर, क्लियर फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए, 1956। सांप्रदायिक रूप से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत, 1909। इस तरह दोस्तों फैक्ट वाले क्वेश्चन क्लियर पूछे गए थे। आप यदि हिस्ट्री में से देखोगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्सेप्चुअली ज्यादा नहीं पूछेगा। ज्योग्राफी में कॉन्सेप्चुअली पूछ लेता है कि इस पर्वत के बारे में ऐसा कुछ कॉन्सेप्चुअली पूछ लेगा जिसको करने में समस्या आएगी। तो अपन को पहले अपना स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अपन ज्यादा से ज्यादा नंबर वाला डाटा कवर कर लें। हिस्ट्री, पॉलिटी और मध्य प्रदेश, हिस्ट्री, पॉलिटी और मध्य प्रदेश, ये मैं आपका पूरा करवाऊंगा। ये तीनों सब्जेक्ट तो पूरे करवाएंगे और उसके बाद जो भी करंट अफेयर वगैरह जो भी मैं सब्जेक्ट लूंगा वो मैं आपको बता दूंगा, पर ये तीनों सब्जेक्ट आपके पूरे मैं करवाऊंगा। तो आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये आपकी पूरी तैयारी होगी। और भी विषय होंगे, जैसे टॉपिक नंबर 10 आप पढ़ोगे ना, जितनी भी जो कमेटीज हैं ये याद रखना, ये भी पूरी मैं करवाऊंगा। इसके अलावा आप आगे देखिए दोस्तों, ये समझ में आ गया। अब एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का सिलेबस देखिए। सिलेबस आपको पता है 2 घंटे का एग्जाम होगा, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभिरुचि। तो इसमें आ जाइए, पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश। ऐसे आपको 1 से 10 टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। तो 10 में से 3 टॉपिक तो मध्य प्रदेश के ही हो गए, तो 30,
से 35 नंबर तो आपको कन्फर्म ही दिख रहे हैं, जो मध्य प्रदेश से संबंधित। पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित कन्फर्म आप मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं कह दी ना, मतलब मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास से पूछा जाएगा। प्रमुख राजवंश भी पूछे जाएंगे कि इसका संस्थापक कौन हो जाएगा, 1857 की क्रांति के समय इस राजवंश का राजा कौन था, जैसे सिंधिया वंश का राजा कौन था 1857 की क्रांति के समय, या फिर होलकर वंश का शासक कौन था, या जो मध्य प्रदेश में आप पढ़ोगे ना इधर गोंडवाना वंश में विद्रोहियों की सहायता किसने की, बघेलखंड में कौन था, बुंदेलखंड वाले एरिया में कौन था, ये अपन एक एक चीज जानेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का कौन सा योगदान रहा, जैसे झंडा सत्याग्रह 1923 से जबलपुर से हुआ, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने पूरे भारत में चलाया था, उसमें मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह चला था, तो कहां कहां पर चला था, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना है। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, झंडा सत्याग्रह में भी भाग लिया, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जो कि अपन कवर करेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की प्रमुख कला और स्थापत्य कला यानी आर्ट एंड कल्चर से संबंधित पूरा आपका डाटा होगा। प्रमुख जनजातियां और बोलियां, जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये बोली इनमें से कहां बोली जाती है। जनजातियों से संबंधित कैसा क्वेश्चन, इधर आपकी जनजाति लिख देगा, सामने उपजाति लिख देगा कि इनमें से कौन सा सही है। तो ये मैं आपको पूरा कवर करवाऊंगा, ये याद रखना। फिर उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, कलाएं, लोक साहित्य से संबंधित होगा। प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां बिल्कुल याद होंगी, जो एक एक चीज आपको बताई जाएगी। प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल, प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये इंडियन हिस्ट्री, इसमें इंडियन हिस्ट्री पूरी आ जाएगी। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लिख दिया, मतलब पूरी इंडियन हिस्ट्री। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, कौन सा राज्य कब बना, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। यानी कहने का मतलब पूरा ऑल इंडिया हिस्ट्री आएगी, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास हो जाएगा। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का भूगोल। ये देखिए एक टॉपिक मध्य प्रदेश का भूगोल का हो गया, पहला टॉपिक ये हो गया, यानी मध्य प्रदेश के 2 टॉपिक तो 10 में से हो चुके हैं। जिसमें मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियां, पर्वत, जो पहला टॉपिक है ना दोस्तों, उससे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक और खनिज संसाधन, परिवहन, प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं, कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पूरे भारत का विश्व और भूगोल, जैसे देखिए दोस्तों ये अपने इंडिया का मैप है, इंडिया के सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश से छूता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बांग्लादेश को इनमें से कौन सा राज्य सीमा छूता, अब याद नहीं आता तो बांग्लादेश अपने पास है और बांग्लादेश को हमें अपने मित्र बनाना है, तो अमेय मित्र। और दीदी सबसे पास है, दीदी कहाँ रहती है, पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल याद रखना। ये आपको याद हो गए 5 राज्य अमेय मित्र, यानी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य बांग्लादेश को छूते हैं। इसी तरह सबसे कम पूछ लेगा, पाकिस्तान को पूछ लेगा, और अभी जानते हो आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गया, यानी सीमा थोड़ी थोड़ी अलग हो गई, तो ये भी आपको याद रखना है। भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये राज्य की संवैधानिक व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल पूरे क्रम से याद करने होंगे और याद मैं आपको करवाऊंगा। राज्यपाल से संबंधित क्लियर क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से अस्थायी राज्यपाल कौन रहा है, इसके बाद राज्यपाल कौन बना है, जो अपने भारत में मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए ना, मध्य प्रदेश में क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है। तो ये याद रखना, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन से संबंधित जैसे 1977 में लगा, 1980 में लगा और 1992 में लगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है उस समय राज्यपाल कौन थे या उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री से संबंधित आ सकता है, इनमें से इसके बाद मुख्यमंत्री कौन बना, पहला कौन बना, या इनमें से कौन था मुख्यमंत्री, तो ये क्रम से याद रखने होंगे। विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता कौन कौन, हाई कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। अभी मुख्य न्यायाधीश बदल गए हैं, आप कमेंट्स में बताइए कि अभी वर्तमान में कौन मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 9 में पंचायती राज की बात हुई है और भाग 9A में नगरीय प्रशासन की बात हुई है। अनुसूची नंबर 11 और 12 इनसे संबंधित क्वेश्चन 1 से 2 बनने की पूरी संभावना है। फिर राज्य की अर्थव्यवस्था, जिसमें जनगणना से संबंधित जनानिकी हो जाएगा, आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग, जातियां, अनुसूचित जातियां, जनजाति और राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हो जाएंगी, ठीक है।
इसके बाद देखिए पूरा इंडियन पॉलिटी आएगा। इंडियन पॉलिटी में संवैधानिक विकास में 1919 और 1935 का एक्ट कह रहे हैं। संविधान सभा कैसे बनी, टोटल संविधान सभा के लिए कितने सदस्य है, जैसे 389 में से निर्वाचित कितने हुए, 296 से कांग्रेस को 208 मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली। तो एक एक चीजें जानेंगे। संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रारूप समिति से इनमें से या सदस्य कौन नहीं था। भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष थे, फिर के एम मुंशी जी हो जाएंगे, फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो जाएंगे, फिर अलादे कृष्ण स्वामी अयंगर हो जाएंगे, एन गोपाला स्वामी अयंगर हो जाएंगे, साथ ही साथ डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णाचारी आ गए थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है बीएल मित्तर की जगह एन माधव राव। ऐसे याद होगा आपको जैसे मुझे याद है, ठीक है। और भी प्रमुख समितियां, फिर संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, प्रमुख संविधान में संशोधन, सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात और निर्यात। इसके अलावा वित्तीय संस्थाओं में आरबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएसई, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान हो जाएंगे। फिर विज्ञान और पर्यावरण में ये चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय, ये देखिए करंट अफेयर। करंट अफेयर में अब ये बड़ा डाउट है कि जो भारत और मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेलों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, या हो सकता है कि दोस्तों प्रीवियस वाला भी पूछ ले। जैसे ओलंपिक में सबसे पहले कब हुए, भारत ने कब भाग लिया। अब ये क्लियर नहीं लिखा है, पर क्लियर ये जरूर लिखा है कि करंट अफेयर से संबंधित खेलों के बारे में दे दिया गया, अलग से टॉपिक नहीं दिया। महत्वपूर्ण घटनाएं पूछ लेगा और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी पूछ लेगा और उनके स्थान भी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ज्यादातर आपको ई कॉमर्स से संबंधित पूछेगा प्रीवियस ईयर के अनुसार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय और प्रादेशिक, संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं हो जाएंगी, ठीक है। संवैधानिक जो संविधान में बात है, सांविधिक जो जो क्या कहते हैं संसद के द्वारा मतलब बनाई गई हैं कमेटियां, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये तो पूरी अपन कमेटीज करेंगे। तो ये पूरा सिलेबस है। अब इस सिलेबस के अनुसार आप समझ चुके होंगे क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब पूरी तैयारी कैसे करेंगे, आपको क्लास कहाँ मिलेगी, ये मैं आपको बताता हूं। तो आपको इस यूट्यूब चैनल पे भी क्लास मिलेगी। इसके अलावा आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से अभी इंस्टॉल कर लीजिए। अनअकैडमी का ऐप गूगल प्ले स्टोर से अभी इंस्टॉल कर लीजिए। और फिर उसके बाद कैटेगरी आपको याद रखना है एमपीपीएससी एंड व्यापम। कौन सी कैटेगरी याद रखना है, एमपीपीएससी एंड व्यापम कैटेगरी हो जाएगी। जैसे ही आप ये चुनोगे, अपना मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी डाल लेना। फिर आपको क्या सर्च करना है, प्रमोद राणा। जैसे ही आप प्रमोद राणा सर्च करोगे, PRAMODRAN, और कोई भी क्लास यदि नहीं खुलती है तो आपको अनलॉक कोड ये डाल देना है, स्टडी हब 7। कोई भी फ्री क्लास नहीं खुलती है तो आपको अनलॉक कोड क्या डालना है, स्टडी हब 7 हो जाएगा। ये कहीं अपने रजिस्टर पे लिख लीजिए, ये याद रखिए। स्टडी यानी पढ़ाई, हब यानी ग्रुप में, साथ मतलब बिल्कुल साथ साथ मिलके करेंगे। तो प्रमोद राणा आप सर्च करोगे तो फॉलो के बटन पे क्लिक कर लेना दोस्तों, ठीक है। फिर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, प्लस, फ्री कोर्सेस, अबाउट। फ्री कोर्सेस पे जब आप जाओगे, ये सारे फ्री कोर्स होंगे। फिर हाथ नहीं लगाना है, नीचे जाना, नीचे नीचे जब फीड पे जाओगे ना, फीड पे, तो आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश का इतिहास चल ही रहा है, वो आपको सुबह 10 बजे मिलेगा। जैसे 29 दिसंबर को, यदि आप इसको वीडियो को बाद में देखते हो तो वहां टाइम बताया गया है। और क्लास को जैसे ही आप पहली बार क्लास को कर रहे हो तो अनलॉक कोड आपसे पूछेगा, और अनलॉक कोड क्या डाल देना है, स्टडी हब 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह, और प्रीवियस की क्लासेस हो चुकी है, वो नीचे आप देख सकते हो। अब बहुत से स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं सर हम 4 महीने का ऐसा कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें हमारी पूरी तैयारी हो जाए। तो मैं आपको बताता हूं, आपको एमपीपीएससी एंड व्यापम पे क्लिक करना है। ये कैटेगरी ध्यान रखना, 3 लाइनिंग दिखेंगी। तो उसके बाद प्लस पे क्लिक करना है। जैसे ही प्लस पे क्लिक करोगे तो गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। प्लस है क्या, ये देखिए, ये जो गोला आपको दिख रहा है ना, ये प्लस कोचिंग है। ये गोला जो है ये प्लस है कोचिंग है। इस प्लस कोचिंग में 50 प्लस टीचर, जो आप अपनी सुविधा के अनुसार बेस्ट टीचर चुन सकते हो। एमपीपीएससी मेंस 2019, 2020 प्रीलिम्स की और 2021, यानी कहने का मतलब कोचिंग में आप जुड़ रहे हो तो कोचिंग में आप प्रीलिम्स 2020 का भी बैच कोर्स देख सकते हो। बैच कोर्स एक छोटी सी चीज है, इसके अंदर बहुत सारे होंगे तो सभी आप, जैसे आप 6 महीने के लिए जुड़ते हो तो 6 महीने के लिए इसके अंदर जितने भी बैच कोर्स होंगे वो आप देख पाओगे, यानी कोई एक भी टेस्ट सीरीज भी आप लगा सकते हो, प्रीलिम्स की भी बैच कोर्स भी। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये बैच कोर्स शुरू हो रहा है 4 जनवरी से, ठीक है। तो 4 जनवरी से शुरू होगा, 3 मार्च तक होगा। ये बैच कोर्स आप देख सकते हो क्योंकि आप कोचिंग में जुड़े हो, इस प्लस कोचिंग में, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये बैच कोर्स शुरू हो रहा है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का, ये 28 दिसंबर यानी आज से ही शुरू हो गया। अब आपके मन में डाउट होगा, क्या सर मैं रिकॉर्डेड क्लास देख पाऊंगा? हाँ बिल्कुल, आप
रिकॉर्डेड क्लास भी देख पाओगे और मैं अभी आपको मोबाइल नंबर दे दूंगा जिससे आप कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इसके अलावा ये भी बैच कोर्स हो जाएगा। तो समझिए आप उस प्लस कोचिंग में जुड़ रहे हो। अब फीस कितनी है? देखिए दोस्तों, आपके पास 100 दिन है, पर आपको आगे एमपीपीएससी मेंस 2020 की भी तो तैयारी करनी है। तो आप 6 महीने का लेते हो तो 6 महीने की फीस कितनी है? 7200। पर आप याद रखना, ये रिफरल कोड आपको मांगेगा यहाँ पर, ठीक है? तो रिफरल कोड आपको क्या डालना है? स्टडी हब 7, STUDYHUB 7। क्या? स्टडी हब 7, जिससे आपको सीधी 10% छूट मिल जाएगी। कितनी? 10% है। तो 7200 वाला फीस 6480 में हो जाएगा। 1 साल का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो पूरी तैयारी कर सकते हो। 8800 वाली फीस है, 7900, यानी 6000, 6500 में मात्र आपकी फीस है और फुल तैयारी आपकी होगी 2020 प्रीलिम्स की। चाहे कोई भी बैच कोर्स हो, मैं पढ़ाऊंगा उसमें मध्य प्रदेश पूरा, हिस्ट्री पूरा और पॉलिटी पूरा। इसके अलावा 50+ टीचर है जो मैंने आपको गोला बताया था, ठीक है? तो आप ले सकते हो। और आपको कोई भी डाउट है तो आप ये हमारा नंबर लिख लीजिए, 9522922252, 9522922252 हो जाएगा, ठीक है? और @प्रमोद राणा सर्च करके आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। तो ये मोबाइल नंबर याद रखना, 9522922252 हो जाएगा, ठीक है? और ये बहुत सारे बैच कोर्स वगैरह भी शुरू हो रहे हैं। तो ये गोला आपको सभी को समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर मैं दोबारा से नंबर लिख देता हूँ, 9522922252। व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल ना करें। कोई भी डाउट हो आपको बताया जाएगा, ठीक है? तो ये कोचिंग है और पूरी आपकी तैयारी होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।